हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विथ मी। आज मैं आपको बताऊंगी इंडियन इकोनॉमी बुक ऑफ क्लास 12 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम थर्ड चैप्टर से, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्राइजल। जैसे कि फर्स्ट पेज में हमारा दिया हुआ है टॉपिक रीज़न फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रीजन्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपके पूरे 6 पॉइंट्स हैं। poor performance of public sector and deficit in balance of payment, inflationary pressure, fall in foreign exchange reserves, use burden of debts and inefficient management। ये आपके पूरे 6 के 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन 6 पॉइंट्स में आपका सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड पॉइंट से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड हाउ इट कैन बी अराइजेस। तो आपको ये पूरे पैराग्राफ को लिखना पड़ेगा अगर आता है हाउ इट्स अराइजेज या फिर आता है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इससे भी क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आइए देखते हैं थर्ड पेज पे हमारा टॉपिक है द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है व्हेन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। सो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। तो जुलाई 1991 को आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आपके हैं 2 काइंड्स ऑफ मेजर, जिसमें स्टेबलाइजेशन मेजर एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। तो स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर से क्वेश्चन आते हैं कि स्टेबलाइजेशन मेजर आपका शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। तो स्टेबलाइजेशन मेजर आपका शॉर्ट टर्म है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर आपका लॉन्ग टर्म है। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब आइए देखते हैं मेन पॉलिसीज़ ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी में। तो आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में आपका इंपॉर्टेंट है लिबरलाइजेशन का डेफिनेशन, जो आप अंडरलाइन कर लीजिए। लिबरलाइजेशन का डेफिनेशन और फिर इसके पर्पस क्या है। तो लिबरलाइजेशन के 2 पर्पस हैं, इसे भी आप टिक कर लीजिए। और फिर उसके बाद है लिबरलाइजेशन में और कुछ टॉपिक है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो ये पूरे 5 पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही हैं। तो इन सबको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये 5 के 5 पॉइंट्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रोल ऑफ आरबीआई, तो आपको पता होना चाहिए कि रोल ऑफ आरबीआई का रोल क्या है। तो आप आरबीआई का द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। फिर आपका 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स में कौन से टैक्स इंक्लूड होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में अब कौन सा इंक्लूड हो रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। इसलिए आपको 5 के 5 पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और फिर ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, एमआरटीपी एक्ट। तो आपको ये भी देखना है कि एमआरटीपी एक्ट कब फॉलोड हुआ था, तो वो भी आप देख लीजिएगा, इसे आप टिक कर लीजिए। और फिर एमआरटीपी एक्ट को आप चेंज करके कौन सा एक्ट लाया गया है, तो कंपटीशन एक्ट। तो कंपटीशन एक्ट भी आप ध्यान दीजिएगा कि इससे भी क्वेश्चन आता है कि एमआरटीपी एक्ट की जगह क्या आ रहा है, तो अब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो वो भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए देख लीजिएगा। फिर आइए देखते हैं प्राइवेटाइजेशन में। तो प्राइवेटाइजेशन में आपका आता है प्राइवेटाइजेशन का डेफिनेशन। तो उसको आप प्राइवेटाइजेशन के डेफिनेशन को लाइन कर लीजिए। फिर प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 ways, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड डिसइन्वेस्टमेंट। तो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप और डिसइन्वेस्टमेंट भी आपको लिखना पड़ेगा, और डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक है जो नवरत्न एंड मिनी रत्न। तो नवरत्न और मिनी रत्न का मतलब क्या होता है, इस टॉपिक में दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। और कुछ नवरत्न और मिनी रत्न में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि पहले आपके 8 महारत्न होते थे, अब 10 हो चुके हैं। जैसे पहले आपके 16 नवरत्न थे, तो अब 14 हो चुके हैं। पहले 74 मिनी रत्न थे, तो अब 73 मिनी रत्न हो गए। तो इसको भी आप देख लीजिएगा कि अब कितने चेंजेस हो गए महारत्न में, निवी रत्न में और नवरत्न में। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन,
फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पॉजिटिव इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपके पूरे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आपको 3 पॉइंट्स नहीं, आपको कम से कम 5 के 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको 3 मार्क्स एनएफ है 3 मार्क्स के लिए। तो आइए देखते हैं अगेंस्ट में भी वैसे ही है, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं अगेंस्ट में। अगर आपका 3 मार्क्स में आता है तो आप 3 मार्क्स में 3 पॉइंट लिखिएगा। अगर 5 मार्क्स में आता है तो आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आइए देखते हैं फिर आउटसोर्सिंग में। तो आउटसोर्सिंग का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इज़ द आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग को आप यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन आता है वाई इंडिया हैज़ बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर मोस्ट ऑफ द एमसीसीज बिकॉज ऑफ लो वेज रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। तो उसके लिए भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। आउटसोर्सिंग से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन WTO। तो राइट अ नोट ऑन WTO में आपको कैसे लिखना है, पहले आपको गैट लिखना है कि WTO से पहले हमारा गैट था, गैट में कितने कंट्रीज इन्वॉल्व है, गैट कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। फिर उसके बाद आप लिखेंगे WTO, फिर WTO में कितने कंट्रीज़ इन्वॉल्व है कि WTO कितना कंट्रीज़ इन्वॉल्व है कि WTO कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, फिर WTO के क्या फंक्शन है, फिर WTO क्या मेंबर है इंडिया का, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा राइट अ नोट में। और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं कि WTO वॉज फाउंडेड इन जनवरी 1995। यहाँ पे जनवरी नहीं लिखा हुआ है तो मैं लिख देती हूँ आपको जनवरी 1995 में आपका जनवरी 1995 में आपका WTO आया था। फिर आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपके 4 पॉइंट है, इसमें से आपके एक पॉइंट में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बायलैटरल ट्रेड से, मल्टीलैटरल ट्रेड से, टैरिफ बैरियर से एंड नॉन टैरिफ बैरियर से। फिर देखते हैं क्रिटिसाइज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो क्रिटिसाइज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पूरे आपके 7 पॉइंट है और ये सातों के सातों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सातों के सातों पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना है और सातों पॉइंट में से आपको 2 लाइन्स तो लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, सेकंड में भी बताया था और थर्ड में भी बता रही हूँ कि अगर आपने इंडियन इकोनॉमी का कोई भी टॉपिक छोड़ दिया, अगर आपका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको रिवीजन ऑफ की पॉइंट्स पढ़ लेना है और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर गाइडलाइंस टू NCERT क्वेश्चन आप पढ़ ले रहे हैं तो आपका इकोनॉमिक्स में 40 में 40 आराम से आ सकता है। बस आपको गाइडलाइंस टू NCERT क्वेश्चन एंड रिवीजन टू एक्सरसाइज पढ़ लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और फिर बात है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आप रिवीजन एक्सरसाइज पढ़ लीजिए। रिवीजन एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, उस रिवीजन एक्सरसाइज से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएगा अच्छे से। अगर मैं भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताई हूँ कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊँगी, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी से हो, चाहे मैक्रो से हो, चाहे माइक्रो से हो। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस आपको इसी तरह से इंडियन इकोनॉमी को करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।